आप सभी को नमस्कार। अपने साप्ताहिक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करने वाले हैं सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करने वाले हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो सज्जन वन्य जीव अभ्यारण्य है ये चर्चा में क्यों है। सज्जन वन्य जीव अभ्यारण्य की यदि हम बात करें, किसी भी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में आता है और आना भी चाहिए कि भाई जो संबंधित वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित है। तो सबसे पहली बात ये स्थित है राजस्थान में। और ये चर्चा में क्यों है, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक घास पाई जाती थी जिसको बोलते थे लैंटाना झाड़ियां। ये जो लैंटाना झाड़ियां होती थी ये इनकी संख्या, इनका जो स्थान था, इनका जो क्षेत्रफल था वो इस वन्य जीव अभ्यारण्य में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण जो स्थानीय घास की प्रजातियां हैं वो विकसित नहीं हो पा रही थी। और उसके कारण से क्या हो रहा था कि जो घास पर जीवन यापन करने वाले जीव हैं, जो जंतु हैं, जो जानवर हैं, उनकी संख्या लगातार प्रभावित हो रही थी। कहने का मतलब है, यदि आप आसान से शब्दों में समझें, कि पारिस्थितिकी को ये नुकसान पहुंचा रही थी। ये जो लैंटाना झाड़ियां थी ये पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रही थी और इससे जो भी शाकभक्षी जीव हैं, जो भी शाकाहारी जीव हैं, उनकी जो संख्या है उस पर प्रभाव पड़ रहा था। तो इसी के लिए सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में एक अभियान चलाया गया था और उस अभियान के अंतर्गत जो लैंटाना झाड़ियां हैं, लैंटाना प्रकार की जो झाड़ियां हैं, इनको समाप्त करने का प्रयास किया गया था। इसमें राज्य सरकार की संस्थाएं भी काम कर रही थी, विभिन्न एनजीओ भी काम कर रहे थे और विभिन्न अन्य संगठन भी इसमें जुड़े हुए थे। मतलब सामुदायिक सहयोग के माध्यम से जो लैंटाना झाड़ियां हैं उनको समाप्त करने का कार्य सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में किया गया। और ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान से संबंधित है। अब इसमें क्या चीजें आपको जाननी चाहिए कि किस जिले में संबंधित है, तो राजस्थान का उदयपुर जिला है। उदयपुर जिला में ये आपको देखने को मिलेगा सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और जैसे ही बात आप राजस्थान की कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की यदि हम बात करें तो कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानकारी है, तो आपको हर किसी को ये जानकारी आपको होना चाहिए। और यदि हम कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लें, जैसे सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में इससे जोड़कर कुछ अन्य तथ्यों की यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये दक्षिणी अरावली में स्थित है और वर्ष 1987 में इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। दक्षिणी अरावली में स्थित है, वर्ष 1987 में इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यहां पर आपको जियान सागर नामक कृत्रिम झील देखने को मिलेगी। जियान सागर नामक कृत्रिम झील आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे टाइगर लेक देखने को मिलेगी, टाइगर लेक यहीं पे देखने को मिलेगी। तो कुछ अन्य चीजें भी आपको देखनी चाहिए और आपकी परीक्षा में वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, निश्चित रूप से वो वन्य जीव अभ्यारण्य समसामयिक संदर्भों में चर्चा में रहते हैं और आपको उस पर जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान के संबंध में यदि हम बात करें कि वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान और अन्य कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में आपको नोट करना चाहिए। आपको यहाँ पे रणथंभौर देखने को मिलेगा, रणथंभौर, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है। केवला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केवलादेव। तीसरा आपको देखने को मिलेगा सरिक्का। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डेजर्ट नेशनल पार्क, जो भी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था, डेजर्ट नेशनल पार्क। और ये लगातार चर्चा में था। डेजर्ट नेशनल पार्क क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसमें कुछ जनजातियां रहती हैं, विशेषकर 1 से 2 प्रकार की यहाँ पे जनजातियां रहती हैं राजस्थान की, जिसके कारण यहाँ पे जो प्राकृतिक आवास स्थल है कुछ पक्षियों का, कुछ जीवों का, वो विनाश हो रहा था। ये क्या कर रहे थे, जो डेजर्ट नेशनल पार्क में रहने वाले जो जनजातियां हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा था, लगभग यहाँ पे 79 परिवार रहते हैं इनके, और इनके द्वारा क्या किया जा रहा था, 79 इनकी आबादी है, 79 जो आप कह सकते हैं कि जनजाति जिस प्रकार से रहते हैं, तो 79 ग्रुप लगभग इसमें माने गए हैं कि इतने ग्रुप यहाँ पे रहते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क में। अब इसको स्थापित करने की बात की जा रही है कि यहाँ से इनको दूसरी जगह स्थापित किया जाए, जिससे कि यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण की जो मुहिम चल रही है उसको आगे बढ़ाया जा सके। इनके द्वारा कटीले तार लगाए जाते थे, इनके द्वारा बिजली के तार बिछाए जाते थे, जिसमें पक्षियों की मौत होती थी, जानवरों की मौत होती थी, और ये लगातार चर्चा में था। और अभी हाल ही में यूपी के एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। सॉरी, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था मैचिंग में कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो वो भी आपको जानना चाहिए कि ये राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान से संबंधित जो भी नेशनल पार्क हैं, जो भी टाइगर रिजर्व हैं, वो आपको पता होने चाहिए। यदि हम बात करें वेटलैंड की बात करें तो राजस्थान में 2 वेटलैंड आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो आपका वेटलैंड देखने को मिलता है वो आपका है केवलादेव घाना।
दूसरा जो वेटलैंड आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सांभर झील। तो सांभर झील और केवलादेव घाना, ये दो वेटलैंड आपको राजस्थान के संबंध में देखने को मिलते हैं, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला जो टॉपिक है वो है गाबी। गाबी आपने नाम सुना होगा, चर्चा में था, काफी चर्चा में था, और निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए कि गाबी है क्या। और आपको बता दें, जिन प्रश्नों की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, उन प्रश्नों की चर्चा जो आपके डेली के करंट अफेयर्स का प्रोग्राम एग्जाम इंडिया पर होता है वहां पर नहीं की जाती। यहाँ पे जो प्रश्न होते हैं, प्रयास किया जाता है कि उनकी प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो अलग रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाबी। अब ये गाबी है क्या, लगातार चर्चा में बना हुआ था। तो गाबी के बारे में यदि हम बात करें तो इसी से मिलता जुलता एक और है कोवैक्स। गाबी और कोवैक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम गाबी के बारे में बात करेंगे। गाबी क्या है? वैक्सीन के विकास एवं वितरण से संबंधित एक संस्था है। कौन सी संस्था है? वैक्सीन के वितरण और निर्माण से संबंधित एक संस्था है। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 के वैक्सीन के लिए कार्य चल रहे हैं, कोविड-19 के वैक्सीन पर कार्य हो रहा है, तो उसी से संबंधित संस्था आपकी है गाबी, और ये लगातार चर्चा में रही थी, इसलिए आपको जानना जरूरी था। इसका यदि हम फुल फॉर्म बात करें तो इसका फुल फॉर्म आता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ यदि इसमें आप देखें तो इसका उद्देश्य है कि विश्व के जो सबसे गरीब देश हैं, विश्व के जो निर्धन देश हैं, उनमें किस प्रकार से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, क्योंकि उनका भी अधिकार है, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है प्रत्येक। तो आप जान रहे हैं कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जो सक्षम देश हैं, जैसे विकासशील जो देश थे, उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, उनके द्वारा लगातार समझौते किए जा रहे हैं, जो भी संबंधित संस्थाएं वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, लेकिन गरीब जो देश हैं, जो हमारे निर्धन देश हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो निर्धन देशों पर कैसे वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, उनके नागरिकों को किस प्रकार से रोग मुक्त रखा जाए, कोविड-19 से मुक्त रखा जाए, इसके लिए प्रयास कर रही है जो संस्था, उसका नाम है गाबी। तो गाबी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अभी हाल ही में आप जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट है, पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए समझौता किया था इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालय से, आप जानते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से समझौता किया था। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो सीरम ने समझौता किया था, उसके लिए जो फंडिंग देने वाली संस्था थी वो थी गाबी। गाबी के द्वारा ही फंडिंग दी गई थी, जो सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से समझौता किया था वैक्सीन की उपलब्धता के लिए। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है कोवैक्स, मैंने एक नाम लिखा, कोवैक्स इन दिनों चर्चा में है। ये तो पुराना हो गया आपका, लगभग एक सप्ताह से 10 दिन पुराना हो गया गाबी। कोवैक्स के बारे में यदि हम बताएं तो कोवैक्स के बारे में आपको यह जानना चाहिए कि कोवैक्स जो है ये भी एक प्रकार की संस्था है, जिसमें जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों को किस प्रकार से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आपको कोवैक्स भी पता होना चाहिए। और ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि हाल ही में चीन ने भी सहमति दे दिया है कि वह भी कोवैक्स में शामिल होना चाहता है। पूर्व में उसने इनकार कर दिया था। और कोवैक्स में यदि हम बात करें तो कोवैक्स में जो सक्षम देश शामिल है, इसमें अमेरिका शामिल है, आपका रसिया शामिल है, और अब चीन भी इसमें शामिल होने के लिए सहमति दे दिया है। तो कोवैक्स क्या है? विकासशील देशों में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जो मुहिम है, जो संस्था है, उसको आप कोवैक्स के नाम से जानते हैं। कोवैक्स मुहिम यहाँ पे चलाई जा रही है। अब यहाँ पे यदि आप देख लें कोवैक्स के बारे में, तो आपको एक चीज और यहाँ पे पता होना चाहिए, ये जो कोवैक्स मुहिम है, जो कोवैक्स पहल है, इसको WHO से समर्थन मिला हुआ। किससे समर्थन मिला हुआ है? WHO से। और जैसे ही बात WHO की आती है, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में देखने को मिलेगा, और जेनेवा आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। WHO के प्रमुख की बात करें तो टेड्रोस अधानो यहाँ के प्रमुख हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात WHO की कर रहे हैं, भारत की कर रहे हैं, भारत के संबंध में कर रहे हैं, आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि भारत के दो पड़ोसी देश हैं, एक तो है आपका श्रीलंका, दूसरा आपका है मालदीव। श्रीलंका और मालदीव को अभी हाल ही में WHO ने घोषित कर दिया है, क्या? खसरा रुबेला मुक्त घोषित कर दिया है। तो याद होना चाहिए कि श्रीलंका और मालदीव खसरा रुबेला मुक्त घोषित किए जा चुके हैं, जबकि इनका जो लक्ष्य था वो वर्ष 2023 था। मतलब तय जो लक्ष्य था वर्ष 2023 का, उससे पहले ही इन्होंने अपने आप को खसरा रुबेला मुक्त घोषित कर दिया है। इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोनों देश आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में WHO ने किस देश को खसरा रुबेला मुक्त घोषित किया है, तो वो भी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका संबंधित है अटल सुरंग से।
अटल सुरंग लगातार चर्चा में थी, तो अटल सुरंग से संबंधित प्रश्न है। अटल सुरंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं अटल सुरंग है क्या। सबसे पहले अटल सुरंग की यदि बात हो रही है तो किन दो स्थानों को जोड़ती है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अटल सुरंग में यदि आप देखें तो सबसे पहले ये आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। कहां देखने को मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। किन दो स्थानों को जोड़ती है? यदि हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ये सोलंग घाटी है, सोलंग घाटी है। सोलंग घाटी को ये जोड़ती है सिस्सू से, सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है, या सिस्सू को आप कह लीजिए खलिंग से जोड़ती है। तो याद रखिएगा कि जो अटल सुरंग है हिमाचल प्रदेश में, ये सोलंग घाटी को सिस्सू या खलिंग से जोड़ती है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, और यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अन्य फैक्ट की यदि हम बात कर लें, इसमें अदर फैक्ट कौन से हैं, तो आप जानते हैं बहुत सारे स्थान भारत में थे जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया था। अब कौन कौन से स्थान थे इनमें, सबसे पहले आप देख लेते हैं, आपका है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है इसका नाम रख दिया गया था आपका अटल एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आप देख रहे होंगे इकाना स्टेडियम लखनऊ में बनाया गया था। इकाना स्टेडियम को जो नाम था ये रख दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपने देख रहा होगा हजरतगंज चौक लखनऊ में है, बहुत ही प्रसिद्ध चौक है। और यदि आप पाठ्य पुस्तक कक्षा 6-8 की देखते होंगे, जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हजरतगंज अमीनाबाद की चर्चा इंग्लिश के बुक में की जाती थी। तो हजरतगंज जो आपका है ये कहां पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और हजरतगंज जो चौक था उसका नाम रख दिया गया है अटल चौक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी आपको पता होना चाहिए, जैसे नवा रायपुर है, नवा रायपुर आपका है, नया रायपुर का जो है इसका भी नाम बदल दिया गया, नया रायपुर या नवा रायपुर बोलते हैं वहां की भाषा में, तो इसका नाम रख दिया गया है अटल नगर। ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो अटल सेतु भी बना है, एक अटल सेतु भी बना है। कहां पे बना है? यदि हम बात करें तो ये बना है आपके मांडेवी नदी पर, मांडेवी नदी पर बना है अटल सेतु। मांडेवी नदी कहां से बहती है? गोवा में बहती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अटल जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो नए नाम रखे गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और अटल सेतु तो एक आपका हो गया मांडवी नदी पर, एक और अटल सेतु बना है जो रावी नदी पर बना है, और ये पंजाब और जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बसोली एक स्थान है, बसोली एक स्थान है, बॉर्डर इलाका है जम्मू कश्मीर और पंजाब का, वहां पर भी अटल सेतु नाम से एक पुल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त आप जानते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, वर्ष 1992 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि अटल जी का जो 25 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है, तो 25 दिसंबर को भारत में हम मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में। तो सुशासन दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है सुशासन दिवस, और वर्ष 2014 में पहली बार मनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2014 में पहली बार सुशासन दिवस मनाया गया था, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अटल जी से संबंधित जानकारी, अटल सुरंग से संबंधित जो भी जानकारी थी वो मैं आप तक पहुंचाया है। और यदि कोई भी प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से आप करने में सफल रहेंगे। किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है, क्योंकि जितनी जानकारी आपको दी गई है उतनी जानकारी इस प्रश्न के लिए, इस टॉपिक के लिए पर्याप्त है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका टॉपिक क्या है? अगला आपका जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर था, ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जी का, आप जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों लोगों का मनाया जाता है एक साथ, गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो ये दो जानकारी आपको होगी है। आपको पता होगा कि इस बार गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो 191 थी, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको और पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें आपको और पता होना चाहिए, जैसे गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन है, जैसे 1917 में
1917 की यदि हम बात करें तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। आपसे पूछा जा सकता है चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तीन कठिया प्रथा के खिलाफ था ये आंदोलन जो था, ये तीन कठिया प्रथा के खिलाफ था। दूसरा, गांधी जी ने 1919 में रॉलेट, आप जानते हैं 1919 में रॉलेट सत्याग्रह किया था, रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह की यदि हम बात करें तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था। तीसरा, यदि आप देखें तो 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, महत्वपूर्ण है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था ये समाप्त भी हो गया था। कब? 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी, तब इसको समाप्त कर दिया गया था। और ये जो चौरी चौरा नामक स्थान है ये आपको गोरखपुर में देखने को मिलेगा। और गोरखपुर का पड़ोसी जो आपका जिला है वहां पे आपको देखने को मिला कुशीनगर है। कुशीनगर क्या है? अभी हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो कुशीनगर जो एयरपोर्ट था उसको अंतरराष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गोरखपुर की यदि हम बात करें तो आपको पानीपत भी याद आना चाहिए, क्योंकि गोरखपुर और पानीपत में 2G एथेनॉल फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो इस तरह से यदि आप लिंक करके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त पुस्तकों की यदि हम बात करें तो गांधी जी द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप हरिजन की बात कर लीजिए, आप इंडियन ओपिनियन की बात कर लीजिए, और यंग्स इंडिया की बात कर लीजिए, नवजीवन की बात कर लीजिए। और आप जानते हैं कि गांधी जी की बात हो रही है तो आपको एक चीज और पता होना चाहिए, फोनिक्स आश्रम की बात होती थी, फोनिक्स। और ये जो फोनिक्स नामक आश्रम था गांधी जी का, ये आपका था साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। और अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो फोनिक्स आश्रम था जहां से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र, समाचार पत्र निकलता था, उस आश्रम को जो कि दक्षिण अफ्रीका में था, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इसको राष्ट्रीय महत्व की विरासत घोषित कर दिया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब लाल बहादुर शास्त्री की यदि हम बात कर लें तो लाल बहादुर शास्त्री का एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था, जय जवान जय किसान। आप सब जानते होंगे, पूछा भी जा सकता है कि किसका नारा था। और आप जानते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने का जो एक प्रकार से बोलिए जिसके द्वारा सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में ही सबसे पहले श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाया गया था। जो आज आप अमूल नामक कंपनी देखते होंगे, तो अमूल दूध सहकारी समिति को सबसे पहले आगे बढ़ाया था, सबसे पहले समर्थन किया था किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा समर्थन किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। 1965 में इनके द्वारा हरित क्रांति का समर्थन किया गया, हरित क्रांति को आगे बढ़ाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। 1966 में इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब 1966 में किसको? लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया जा चुका है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि लाल बहादुर जो शास्त्री हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो काफी विवादित थी। ताशकंद समझौता हुआ था रूस में, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी और ये काफी विवादित रहा था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ताशकंद में किस नेता की मौत हुई थी, किस राजनेता की मौत हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि वर्ष आपको देखना है तो वर्ष देख सकते हैं कि 1966 का वर्ष था जब इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ताशकंद शहर कहां पे है? रसिया में है। चले आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस तरह से आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला आपका है बोंगो सागर। बोंगो सागर एक अभ्यास है, आप जानते होंगे, नाम आपने शायद ही सुना होगा, बोंगो सागर। बोंगो सागर ये जो है ये एक सैन्य अभ्यास है। और बोंगो सागर नामक जो सैन्य अभ्यास हुआ है ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है और ये दूसरा संस्करण है। बोंगो सागर नामक सैन्य अभ्यास नेवल सैन्य अभ्यास है, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो अभ्यास है ये इसका दूसरा संस्करण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा संस्करण बोंगो सागर का भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, हाल ही में संपन्न हुआ है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की तरफ से कौन कौन से जहाज यहाँ पे भेजे गए, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक तो यहाँ पे भेजा गया INS किल्तान, दूसरा यहाँ पे भेजा गया INS खुकरी और INS किल्तान इस युद्ध में, इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए जो है गए थे। अब यदि आप देखें बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है तो आपको बता दें कि बांग्लादेश के लिए ये जो वर्ष चल रहा है 2020 का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश का जन्मदाता माना जाता है, फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान
की जो बेटी हैं वही वर्तमान समय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है शेख हसीना। तो शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं वर्षगांठ है, 100वीं जयंती है शेख मुजीबुर रहमान की। और इसके कारण बांग्लादेश ने वर्ष 2020 को मुजीब वर्षों के रूप में मनाने का फैसला लिया है, मुजीब वर्षों। तो मुजीब वर्षों कौन मना रहा है? बांग्लादेश मना रहा है। किसको मना रहा है? वर्ष 2020 को मना रहा है। क्यों मना रहा है? शेख मुजीबुर रहमान, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश बोलते हैं, उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में एक चीज और याद रखना है आपको, बोंगो सागर आपने नोट कर लिया। दूसरा आप नोट करोगे कारपेट। कारपेट ये क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त गश्त है, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त समुद्री गश्त है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ हम एक और सैन्य अभ्यास करते हैं जिसको आप बोलते हो संप्रीति नामक सैन्य अभ्यास भी भारत बांग्लादेश के साथ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश के 2 बंदरगाह हैं, एक है चट्टग्राम और दूसरा है मोंगला, जहां पे भारत को कस्टम फ्री ड्यूटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो दोनों बंदरगाह आपको पता होना चाहिए। और जब बंदरगाहों की बात आती है तो सितवे भी आपको नहीं भूलना है। जो आपका सितवे पोर्ट है कहां पे है? म्यांमार में है। कहां पे? म्यांमार में, रखाइन प्रांत में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी स्थान होते हैं बंदरगाहों के, वो आप याद करते हुए चलिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी भरोसा नहीं है कि किस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, अब इसमें यदि आप देखें बांग्लादेश के संबंध में, तो मैं अक्सर बताता हूं कि बांग्लादेश में एक शहर है कॉक्स बाजार, और अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा गया था कि कॉक्स बाजार कहां पे स्थित है। तो कॉक्स बाजार जो शहर है ये आपका बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। और बांग्लादेश का ये जो शहर है कॉक्स बाजार, यहाँ पे रोहिंग्या की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। रोहिंग्या की यदि सबसे ज्यादा आबादी कहीं पे रहती है पूरे विश्व में, तो वो आपको कॉक्स बाजार में देखने को मिलेगा। और कॉक्स बाजार बांग्लादेश का शहर है। और जैसे ही बात रोहिंग्या की आती है, तुरंत आपको एक द्वीप याद आना चाहिए, भाषण 4 द्वीप। क्या याद आना चाहिए? भाषण 4 द्वीप। क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि जो भाषण 4 द्वीप है ये आपको देखने को मिलेगा मेघना नदी पर, मेघना नदी के मुहाने पर ये द्वीप है। और ये भाषण 4 द्वीप चर्चा में इसलिए था क्योंकि इस द्वीप पर बात की गई थी कि रोहिंग्या को बसाया जाएगा। रोहिंग्या की जो आबादी है उसको भाषण 4 द्वीप पर रखा जाएगा, भाषण 4 द्वीप पर बसाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अन्य क्षेत्रों में ये ना फैलने पाए, इसके लिए ये प्रयास था बांग्लादेश सरकार का। लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्यक्रम हो नहीं पाया है, क्योंकि इस पे वैश्विक संस्थाओं द्वारा भी आपत्ति जताई जाने लगी, जिसके कारण बांग्लादेश को इससे पीछे हटना पड़ा। और अभी भी रोहिंग्या की जो आबादी है वो कॉक्स बाजार के क्षेत्र में सीमित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका क्या है वो बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या है इसमें। अगला प्रश्न है कांगो फीवर से संबंधित। हाल ही में इन दिनों कांगो फीवर चर्चा में था, तो कांगो फीवर से संबंधित कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कांगो फीवर क्या है और क्यों चर्चा में है। ठीक है, चलिए देखने का प्रयास करते हैं कांगो फीवर के बारे में। कांगो फीवर के बारे में यदि आप बात करें, कांगो फीवर नाम से ही स्पष्ट है। कांगो देश का नाम आप जानते होंगे कहां पे पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप पे पड़ता है। कांगो फीवर क्या था कि महाराष्ट्र का पालघर का इलाका है, पालघर के इलाके में कांगो फीवर से संबंधित चेतावनी दी गई, क्योंकि कुछ लोगों में ये लक्षण पाए गए। गुजरात में भी कुछ जिले हैं जहां पे ये लक्षण प्राप्त हुए कांगो फीवर के, जिसके कारण ये लगातार चर्चा में है। ठीक है, संक्रमण के यदि हम प्रसार की बात करें तो सबसे पहले जो कांगो फीवर का संक्रमण होता है ये जानवर से जानवर में होता है, और बाद में यदि संक्रमित जानवर का हम मांस का सेवन करते हैं तो उससे आपके खून या मांस से वो मनुष्य में फैलता है, बाद में मनुष्य से मनुष्य में भी ये फैलता है। तो निश्चित रूप से ये गंभीर बीमारी है, क्योंकि इसके जो भी बीमारी है जिसमें भी ये लक्षण दिखता है, जिस व्यक्ति में भी यह लक्षण दिखता है, उनमें से यदि 30% जो भी लक्षण अभी तक दिखे हैं इसके पूरे विश्व में, लगभग 30% लोगों की मौत इसमें हो जाती है। क्योंकि यदि समुचित इलाज नहीं हुआ तो लगभग 30% मौत कांगो फीवर की वजह से हो रही है, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रीमियन कांगो। नाम यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रीमियन कांगो हेमेरेजिक फीवर या कांगो फीवर। कांगो फीवर दूसरा नाम है क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर। ठीक है, और यदि हम बात करें कि किससे फैलता है ये, तो आपने देख लिया कि जानवरों से मनुष्यों में आता है, फिर इसके बाद मनुष्यों से मनुष्यों में फैलने लगता है। यदि हम बात करें कि किस परिवार का है, तो फैमिली भी आपको पता होना चाहिए इस परिवार की। इस फीवर की जो फैमिली है उसका नाम है बुन्या विरिडे। ये इस परिवार का वायरस है
और इसके कारण कांगो फीवर के मामले देखने को मिलते हैं। बुन्या विरिडे परिवार का ये वायरस है, ये संक्रमण है, जिसके कारण भारत में भी 2 राज्यों में, महाराष्ट्र और गुजरात में, इसके लिए चेतावनियां दी गई हैं। और आपको बता दें कि यह एक विषाणु जनित रोग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कांगो फीवर क्या है? विषाणु जनित रोग है और ये गंभीर बीमारी है एक प्रकार से, क्योंकि समुचित इलाज यदि नहीं होता है तो ये इसके वजह से असामयिक मौत भी होती है और इसका प्रसार बहुत तेजी से होता है, इसलिए भी सरकार की चिंताएं हैं। ठीक है, चल आगे देख लेते हैं। एक चीज इसमें और जान लीजिएगा कि क्या यह पहली बार भारत में देखा गया या कहीं अन्य देशों में देखा जाता है। तो इसके जो मामले हैं वो अफ्रीका से लेकर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तक में देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत और अफ्रीका महाद्वीप तक ही सीमित है। इसके मामले पूरे विश्व में देखे गए हैं, विश्व के प्रत्येक कोने में देखे गए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वह अफ्रीका हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूरोप में भी इसके मामले, अच्छे खासे मामले इसके सामने आए थे। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो आपका है रुद्रम। रुद्रम आपने इन दिनों चर्चा में सुना होगा। रुद्रम क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबने लगभग रुद्रम की चर्चा सुना होगा। रुद्रम क्या है? रुद्रम आप जानते हैं, रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रुद्रम जो है ये क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल। अब यदि कोई मिसाइल है तो क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, भाई बनाया किसने है? डीआरडीओ ने बनाया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको परीक्षण कैसे किया गया? एक आपका विमान है जिसको बोलते हैं सुखोई MKI। सुखोई जो हमारा विमान है MKI, इसके द्वारा इसका परीक्षण हाल ही में किया गया और एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन का मतलब क्या हो गया कि ये रडार का पता लगा सकती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी जो विभिन्न देशों के लोग प्रयोग करते हैं भारत में, मतलब शत्रु देशों के लोग जो प्रयोग करते हैं, उनका पता लगा सकती है और उनको निष्क्रिय कर सकती है। तो याद रखिएगा क्या है, रडार और अन्य जो भी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जिस प्रकार से भी आप खुफिया जानकारी एकत्र करते हैं भारत के खिलाफ, कोई भी शत्रु देश है तो उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और इसको निष्क्रिय किया जा सकता है एंटी रेडिएशन मिसाइल के माध्यम से। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सुखोई MK-30 के द्वारा। ठीक है, MK-30 के द्वारा। और डीआरडीओ ने बनाया है, तो डीआरडीओ के बारे में कुछ जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। दूसरी बात, डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958 में। वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी यहाँ के प्रमुख हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको देखना चाहिए। डीआरडीओ ने अभी हाल ही प्रणास मिसाइल बनाया था, प्रणास नामक मिसाइल बनाया था, जो प्रहार नामक मिसाइल का स्थान लेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और डीआरडीओ की जब भी बात आती है, कुछ बेसिक जानकारी, जैसे मैंने बताया कि इसका मोटो क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रमुख इसके कौन है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसमें रुद्रम में यदि आप देखें तो इसमें तो आधे RAM जो लिखा हुआ है, इसका अर्थ हो गया एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल। बाकी के जो वर्ड हैं इनका यदि आप अर्थ देखो तो इनका अर्थ संस्कृत में निकलता है दुखों का निवारण। रुद्रम का अर्थ निकलता है दुखों का निवारण, इसका अर्थ है दुखों का निवारण संस्कृत में। तो आप यह भी पता होना चाहिए कि रुद्रम का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? दुखों का निवारण। और यदि हम बात करें कि किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, तो जड़त्वीय नेविगेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जड़त्वीय नेविगेशन, जड़त्वीय नेविगेशन के सिद्धांत पर रुद्रम कार्य करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डीआरडीओ के बारे में लगातार हम बात करते रहे हैं, तो बेसिक जानकारी आपको है डीआरडीओ के बारे में। और डीआरडीओ के कुछ आविष्कार थे जिनके बारे में भी आपको पूर्व में बताया जा चुका है। चलिए तो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में ये पूछे जाएगा और इसके पूछे जाने की संभावनाएं भी सबसे ज्यादा है। सबसे पहले बात आती है, जो हम बात करने जा रहे हैं अगला, गोवा की चर्चा करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने प्रत्येक घर को, प्रत्येक ग्रामीण घर को नल से जल उपलब्ध करा दिया है। मतलब जो भारत सरकार का लक्ष्य था, भारत सरकार का लक्ष्य आप जानते हैं नल से जल, टैप वाटर के लिए भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा था, जिसके माध्यम से बात की गई थी कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक हाउस होल्ड को, प्रत्येक घर को हम नल से जल उपलब्ध कराएंगे। कब तक? वर्ष 2024 तक बात हुई थी। और ये जल शक्ति मंत्रालय का कार्यक्रम था, ये भी आपको पता होना चाहिए।
जल शक्ति मंत्रालय और इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन आप जानते हैं कि गोवा जो राज्य है समय से पूर्व लगभग 4 वर्ष पूर्व ही इसने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है और गोवा के प्रत्येक घर को चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी आज के समय में नल से जल उपलब्ध है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। गोवा की यदि हम बात करें तो राजधानी है आपकी पणजी। यदि मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल के बारे में यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल एक ही हैं वर्तमान समय में, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, ये आपको पता होना चाहिए। और गोवा से संबंधित प्रश्न लगातार यूपीएससी में भी पूछा गया और जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ वहां भी पूछा गया। क्या पूछा गया? यूपीएससी में पूछ लिया गया मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपको बता दें, चाहे आप मोल्लेम बात कर लीजिए, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लीजिए, दूसरा इसी का नाम है भगवान महावीर सेंचुरी। ठीक है, भगवान महावीर, जो मोल्लेम नाम था उसका नया नाम रख दिया गया भगवान महावीर। तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान की यदि आप बात करते हैं या मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं या भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, मोल्लेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, एक ही है, क्योंकि मोल्लेम का मतलब हो गया भगवान महावीर। आज के समय में जब इसकी स्थापना हुई थी मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान की, उस समय मोल्लेम नाम था, लेकिन अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और इसका नाम अब हो गया है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। और इसी वजह से बहुत सारे छात्रों का गलत भी हुआ है। अब इसमें यदि आप देखें तो कौन कौन से और यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको पता होना चाहिए, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा आपको देखने को मिलेगा अंशी नेशनल पार्क, अंशी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आप यह भी जानते होंगे कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा गोवा में। लेकिन आपको यह भी याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो आपको बता दें कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की यदि बात होगी तो वो आपको गोवा में मिलेगा। तो अंतर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पूर्व के दिन में मैंने आपको बताया था, एक हमने बताया था संजय गांधी नेशनल पार्क, दूसरा मैंने बताया था संजय धुबरी नेशनल पार्क। दोनों अलग अलग राज्यों में थे, अलग अलग राज्यों में है, ये मैंने बताया है। और इसी तरह से मैंने एक चीज और आपको बताया था, शायद आपको याद हो, हार्नबिल फेस्टिवल, हार्नबिल फेस्टिवल। दूसरा मैंने बताया था पक्के पागा हार्नबिल, पक्के पागा हार्नबिल। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि हार्नबिल फेस्टिवल तो मनाया जाता है नागालैंड में, लेकिन जो पक्के पागा हार्नबिल है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो जो मूलभूत अंतर होते हैं सिर्फ नाम में अंतर होते हैं, नाम यदि ध्यान नहीं देते तो आप गलत कर देंगे। तो ऐसे जो भी शब्द आते हैं, जो भी नाम आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके नोबेल शांति पुरस्कारों से संबंधित। नोबेल पुरस्कारों से संबंधित आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, सारे नोबेल पुरस्कार घोषित हो जाए प्रत्येक क्षेत्र के, जिसके बाद आपको एक अलग वीडियो नोबेल पुरस्कारों से संबंधित मिल जाएगी और आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि नोबेल पुरस्कार आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से वहां से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे। और नोबेल शांति पुरस्कार की आज हम बात करने वाले हैं। नोबेल शांति पुरस्कार की जो घोषणा हुई है वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में यदि हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक संस्था है जिसका जो उद्देश्य है वो होता है कि वैश्विक स्तर पर भूखमरी की संख्या को कम करना, भूखमरी से लड़ने में लोगों की मदद करना, भूखमरी से लड़ने में राष्ट्रों की मदद करना। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है ये आपने समझ लिया। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन के देखरेख में कार्य करती है। अब यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका ये भी आप आसान शब्दों में समझ लीजिए कि खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करती है। ठीक है, हंगर और खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करती है, भूखमरी और खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करने वाली एक वैश्विक संस्था है। अब यदि हम बात कर रहे हैं शांति पुरस्कारों की, तो आपको पता होना चाहिए वर्ष 2019 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया था अबे अहमद को। अबे अहमद कहाँ के हैं? इथियोपिया के हैं। और इथियोपिया के ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और इथियोपिया के प्रधानमंत्री को क्यों यह पुरस्कार दिया गया था? क्योंकि इनका सीमा विवाद था इरिट्रिया से, जिसका शांतिपूर्ण
निराकरण हुआ था, जिसके कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया था। क्या भारत के भी किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मिला है जी। किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी को मिला है। कैलाश सत्यार्थी को मिला है। दूसरा कौन था इनके साथ? इनके साथ थी मलाला यूसुफजई, और मलाला यूसुफजई कहाँ की है? पाकिस्तान की है। ठीक है। अब इसमें से यदि आप देखो तो कैलाश सत्यार्थी का नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी जो संस्था है जिसका नाम है गुड्स बीव फाउंडेशन, गुड्स बीव्स फाउंडेशन। दूसरा यदि आप देखें बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, कैलाश सत्यार्थी से जुड़ते हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी है, जैसे बिल फॉर चिल्ड्रन, बिल फॉर चिल्ड्रन। दूसरा एवरी चाइल्ड मैटर्स, एवरी चाइल्ड मैटर्स, ये दो पुस्तकें भी हैं कैलाश सत्यार्थी की, जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा नाम आता है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई की यदि हम बात करें तो इनकी पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान की है, और इनके नाम पे एक मूवी बन रही है जिसका नाम है गुल मकई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय के तो पुरस्कारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन पिछले वर्षों के किनको दिए गए हैं, किस क्षेत्र में दिए गए हैं, वह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान की यदि हम बात करें, क्योंकि ये मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की है, तो आप जानते हैं पाकिस्तान की आपकी राजधानी है इस्लामाबाद। क्या राजधानी है? इस्लामाबाद राजधानी है। और पाकिस्तान से यदि देखें, भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। और 3023 किलोमीटर में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है, आपका गुजरात आ जाता है, आपका राजस्थान आ जाता है, और आपका पंजाब आ जाता है। ये 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। अब इसमें यदि आप देखें तो पंजाब की बात हुई है, पंजाब से संबंधित आपको कुछ याद आना चाहिए तुरंत। क्या याद आना चाहिए? कि पंजाब जो राज्य है इसने अपना जलीय जीव घोषित किया था, किसको? इंडस रिवर डॉल्फिन को, इंडस रिवर डॉल्फिन को इसने अपना जलीय जीव घोषित किया था। और जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ये पंजाब के ब्यास नदी में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात डॉल्फिन की हो रही है, आपको याद आना चाहिए कि इरावदी डॉल्फिन जो आपको चिल्का झील में देखने को मिलेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि डॉल्फिन के लिए जो रिसर्च सेंटर खोला गया है वो पटना में खोला गया है, यह भी आपको याद आना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप कोरिलेट करके पढ़ते हैं, जोड़कर पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले मिशन की। अगला है आपका स्टारलिंक मिशन। स्टारलिंक मिशन की हम बात करने वाले हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि स्टारलिंक मिशन किस प्रकार से आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो चलिए स्टारलिंक मिशन की बात कर लेते हैं। स्टारलिंक मिशन, स्टारलिंक मिशन, सबसे पहली बात ये मिशन किस कंपनी का है? तो आपको बता दें ये है स्पेस एक्स का। ठीक है। स्पेस एक्स का मिशन है, तो उद्देश्य क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्टारलिंक जो है एक सैटेलाइट तारामंडल है, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट तारामंडल है, जिसका विकास किया जा रहा है किसके द्वारा? स्पेस एक्स द्वारा किया जा रहा है। और इसके माध्यम से जो है इंटरनेट एक्सेस प्रदान किया जाएगा, इसके माध्यम से सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस प्रदान किया जाएगा। और ये कार्यक्रम किसका हो गया? स्पेस एक्स का हो गया। जैसे ही बात स्पेस एक्स की आती है, आपको एक कंपनी का नाम और याद आना चाहिए, जिसका नाम है टेस्ला। टेस्ला क्यों याद आना चाहिए? टेस्ला इसलिए याद आना चाहिए क्योंकि ये जो कंपनी है ये अमेरिका की एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है, और ये पेरेंट कंपनी है स्पेस एक्स की, इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए। और स्पेस एक्स के बारे में आपको बता दें कि एलन मस्क जो है ये दोनों के सीईओ हैं, चाहे टेस्ला की बात करें या स्पेस एक्स की बात करें, तो एलन मस्क का नाम याद आना चाहिए। और आपको यह भी याद आना चाहिए कि स्पेस एक्स का एक पावरफुल रॉकेट है जिसको बोलते हैं फॉल्कन 9। फॉल्कन 9 आपको याद आना चाहिए। और फॉल्कन 9 जैसे ही याद आता है, आपको एक अन्य रॉकेट भी याद आना चाहिए जिसका नाम है सोयूज। सोयूज रॉकेट क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि जो सोयूज रॉकेट है ये भी बहुत ही पावरफुल रॉकेट है और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में प्रयोग किया जाता है सोयूज रॉकेट। एक रॉकेट आपको और याद आना चाहिए जिसको नाम है लॉन्ग मार्च 5। लॉन्ग मार्च 5 ये समाचार पत्रों में चर्चा में रहे थे। अब यदि हम आप देख लें यहाँ पे सोयूज रॉकेट क्यों मैंने देखा, एक मिशन था एक्सपीडिशन 62। एक्सपीडिशन 62 जो मिशन था, ये मिशन संबंधित था अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए। और एक्सपीडिशन 62 के माध्यम से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया गया था, जिनमें से एक महत्वपूर्ण नाम आता है आपका क्रिस्टीना कोच का। याद रखिएगा,
क्रिस्टीना कोच क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष पे रहने वाली महिला बनी है, इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए। और ये जो एक्सपीडिशन 62 मिशन आया था, उतरा था कहां पे? कजाकिस्तान की धरती पे उतरा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लॉन्ग मार्च 5 की यदि हम बात करें तो ये आपका रॉकेट जो है ये चीन प्रयोग करता है अपने अंतरिक्ष मिशनों में। फॉल्कन 9 का प्रयोग स्पेसएक्स करता है, नासा भी अब इसका प्रयोग करता है कभी कभी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप देखें तो स्पेसएक्स पहली कंपनी बनी थी जिसमें अंतरिक्ष पर्यटन की संभावनाओं पर बल दिया था, अंतरिक्ष पर्यटन को विकसित किया, अंतरिक्ष पर्यटन को करके दिखाया। वो कंपनी पहली बनी थी स्पेसएक्स, और इन्होंने जो मिशन भेजा था उसका नाम आपको पता है क्रू ड्रैगन कैप्सूल, क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसके माध्यम से कुछ यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। और उसी के साथ इसने रिकॉर्ड बनाया था स्पेसएक्स ने कि विश्व की पहली कंपनी है जिसने अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में आगे आई है, अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में कार्य कर रही है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चले तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सब संतुष्ट होंगे, और निश्चित रूप से आगे के जो भी कक्षाएं होंगी, आगे के जो भी आपके शेड्यूल होंगे, उस समय पर आपको करंट अफेयर्स आपका उपलब्ध कराया जाएगा। और यदि आप डेली करंट अफेयर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, एग्जाम इंडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां पे प्रतिदिन सुबह 8 बजे आपकी लाइव कक्षा होती है करंट अफेयर्स की, 1 घंटे की कक्षा होती है, लगभग 10 से 15 प्रश्न वहां पे आप प्रतिदिन देखते हैं और उनका अच्छे से डिस्कशन भी करते हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।